हेलो एंड वेलकम टू द सुप्रीम कॉम्पिटिटिव परीक्षा। मेरा नाम है हरीश और मैं आप सभी का इस वीडियो सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर स्केल 1 का जो नोटिफिकेशन आया है उसका डिटेल एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो पे जो है आप अंत तक बने रहिए, बीच में से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वरना बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे मिस कर सकते हो। वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो यूजफुल इंफॉर्मेशन इस एग्जामिनेशंस के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। क्या कुछ इस बार जो 2020 में जो नोटिफिकेशन आया हुआ है आईबीपीएस पीओ का, तो उस नोटिफिकेशन में आईबीपीएस ने कौन कौन से चेंजेस वगैरह किए हुए हैं एग्जामिनेशंस में, तो इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो नए वीडियोस मैं डालता रहूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके इनबॉक्स में मिलती रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और मैनेजमेंट ट्रेनी, इसको मैनेजमेंट ट्रेनी भी कहा जाता है, इन पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस सीआरपी कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी 10, राइट। ये 10वें नंबर की जो है उन्होंने प्रोजेक्ट निकाला है फॉर द वैकेंसीज ऑफ 2021 एंड 2022। 2021-2022 के लिए उन्होंने ये वैकेंसीज निकाली है। इनकी वेबसाइट पे आप जाके विजिट कर सकते हो अगर आप नए हैं। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये वेबसाइट जो है पता होगी। फाइन, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेज जो उस नोटिफिकेशन का उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा गया है कि द ऑनलाइन एग्जामिनेशंस प्रिलिमिनरी एंड मेंस, दो एग्जामिनेशंस यहाँ पे होती है प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जामिनेशंस में। एक होती है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस, दूसरी होती है मेंस एग्जामिनेशंस और तीसरा यहाँ पे इंटरव्यू होता है अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए ट्राई कर रहे हो तो। क्लरिकल में ये इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस नहीं होता है। फाइन, तो द ऑनलाइन एग्जामिनेशंस प्रिलिमिनरी एंड मेंस फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब ये 10वीं वाली, फॉर सिलेक्शन ऑफ पर्सनल फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट इन द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन अक्टूबर-नवंबर। मतलब ये एग्जामिनेशन जो आपकी होने वाली है, राइट, प्रिलिमिनरी और मेंस, ये अक्टूबर और नवंबर इस साल के ये 2 मंथ्स में ये कंप्लीट होंगी ये एग्जामिनेशन की प्रोसेस, मतलब आपकी प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी एलिजिबल कैंडिडेट्स हु एस्पायर टू जॉइन द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से बैंक्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेजेस में। अगर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, राइट, तो वो बोल रहे हैं कि रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, मतलब आपको रजिस्टर करना जो है मैंडेटरी है फॉर दिस कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ पीओएमटी 10। फाइन, यहाँ पे 10 इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो आईबीपीएस शुरू होता है 2011 में। ओके, 2011 में फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट की थी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में के द्वारा। फाइन, 2011 में जो थी उसका नाम था फर्स्ट, 2012 से जो 2012 में उन्होंने जो कंडक्ट की थी उसका नाम था सेकंड, और ऐसे चलते चलते ये 2020 से ये हो गया 10th वाली, राइट, 10th प्रोजेक्ट इसको माना जाता है। 2020 की जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है फिलहाल में, अभी जो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। द कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई इन द ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड शॉर्टलिस्टेड will have appear for the online main examinations and shortlisted candidate in the online main examinations will be subsequently called for the common interview। okay, मतलब इसका है कि जो प्रिलिमिनरी में क्वालिफाई होंगे उसको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, राइट। मेंस का एक कॉल लेटर आपका जनरेट होगा जब भी आप प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई हो जाओगे, जो 100 मार्क्स का रहता है, और जब भी आप मेंस में क्वालिफाई हो जाएंगे, प्रिलिमिनरी को अटेम्प्ट करने के बाद में जब भी क्वालिफाई होंगे तो मेंस एग्जामिनेशंस, और उसको अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसका भी एक कॉल लेटर आपको जनरेट होगा, इंटरव्यू कॉल लेटर, राइट। अगर आप इंटरव्यू को पास कर लेते हो, ये 100 मार्क का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू को पास कर लेते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन फिर हो जाता है, और आपको जो आपके मेरिट मार्क्स के अनुसार जो है आपने जो बैंक भरी है प्रेफरेंस में, उस बैंक के अनुसार आपको यहाँ पे अलॉटमेंट दिया जाता है। वो फॉर्म वगैरह कैसे भरना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, वो जल्दी आपको अपलोड कर दूंगा मैं आपके लिए। फाइन, तो यहाँ पे लिखा गया है कि डिपेंडिंग ऑन द फाइनल वैकेंसीज टू बी फिल्ड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-2022
बेस्ड ऑन द बिजनेस नीड्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जितना भी बिजनेस नीड्स है अभी बैंक में, ये जो अपने बैंक है राइट, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इनके बिजनेस नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकाला गया है, जैसे कि हर साल निकाला जाता है। फाइन, यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड विल बी प्रोविजनली अलॉटेड। जो शॉर्टलिस्टेड होंगे मतलब जो इंटरव्यू में क्वालिफाई होंगे वो प्रोविजनली अलॉटेड टू द वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग इन व्यू द स्पिरिट ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइन। मतलब कौन से भी एक, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि कौन से भी एक बैंक में आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा, फाइनल अलॉटमेंट, जिसको ज्वाइन करने के बाद में आपकी मंथली सैलरी 40,000 के आसपास जो है स्टार्ट होने वाली है। फाइन, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। फिलहाल लॉकडाउन भी चल रहा है, आपका आना जाना भी कहीं पे आना जाना भी सभी बंद होगा, तो पूरा जो टाइम आपको मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए उसका अच्छे से आपको यूज करना है और सिलेक्ट होके अपनी जॉब को ज्वाइन कर लेना है। फालतू में घर में बैठ के कोई फायदा नहीं होने वाला है। फाइन, हमको और उसके बाद में ये कुछ दिया हुआ है उन्होंने। फाइन, इसको आप मतलब उसका ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है। जो इम्पोर्टेंट था यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। दिस सिस्टम ऑफ कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एंड ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशंस, कॉमन इंटरव्यू एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट इन द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज द अप्रूवल ऑफ द अप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज। ओके, अप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज से ये उनके अप्रूवल है। बाद में उन्होंने दिया है कि पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रोजेक्ट में अभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस साल, तो उनके ये जो नाम्स, उन बैंक्स के नाम्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नाम्स उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 11 राइट, टोटल 11 बैंक यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है इस साल के प्रोजेक्ट में। तो वो बैंक का नाम मैं एक से जो है सीरियल वाइज पढ़ता हूँ यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट बैंक है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है। वहां पे मैंने उसकी जो है टैगलाइन वगैरह मेंशन की है राइट, ये कई बार एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है। दूसरी बैंक है कैनरा बैंक। तीसरी बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। चौथी बैंक है यूको बैंक। फिफ्थ बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। सिक्स्थ बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये जो इमेज यहां पे आप देख पा रहे हो ये उनके हेडक्वार्टर्स है इन बैंक्स के। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक, बहुत ही अच्छी बैंक है ये, पीएनबी। नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि सभी बैंक्स अच्छे ही हैं। फाइन। नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट है इंडियन बैंक और लास्ट में है पंजाब एंड सिंध बैंक राइट। इस टाइप से ये जो 11 बैंक्स हैं ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस साल के रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट में। तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको आप जो फॉर्म भरोगे राइट, इसका जो आप फॉर्म भरोगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से इसको भरना है। अगर आपको वीडियो चाहिए कि कौन से प्रेफरेंस टॉप पे रखे और कौन से प्रेफरेंस नीचे रखे, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि कौन से बैंक्स को आपको टॉप में भरना है और कौन से बैंक्स को इसके नीचे भर देना है। फाइन, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं। ये हो सकते हैं आपके ये बैंक जो है उसके ब्रांचेस आपके एरिया में या फिर उसका जो राइट टर्नओवर है उसके हिसाब से भी आप उसको भर सकते हो। फाइन, उसके लिए अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कमेंट कर दीजिए। चलो आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे देखिए उन्होंने दिए हैं टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स इज एज फॉलोज। यहाँ पे लिखा जाता है टेंटेटिव पर ये परमानेंट होता है राइट। एज पर माई एक्सपीरियंस ये टेंटेटिव कभी नहीं होता, क्योंकि बैंक के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं उसके जो डेट्स उन्होंने डिक्लेयर किए होते हैं वही सेम डेट को उनका एग्जामिनेशन लिया जाता है। ये अभी तक अभी हिस्ट्री में कभी ये जो है पोस्टपोन नहीं हुआ है। फाइन, इसको ध्यान में रखिए। तो ये कंफर्म डेट्स रहते हैं, हालांकि ये टेंटेटिव यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए ये एक्टिविटी को हम लोग देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट और मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स, मतलब आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हो 5/8 ओके 5/8/2020 मतलब 5 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में राइट। ये 2 डेट्स के बीच में इंक्लूडिंग दिस बोर्ड डेट्स यू कैन अप्लाई फॉर द मेंशन पोस्ट। फाइन,
तो आप अभी ये 5 तारीख से चालू हुआ है, राइट, मतलब 2 दिन पहले, तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए। बिकॉज आप अगर लास्ट डेट की राह देखते रहेंगे तो हो सकता है आपको सर्वर वगैरह जाम मिले, राइट, मतलब जो उनका सर्वर जो है बिजी मिलेगा आपको अगर 25-26 को आप ये वेबसाइट खोलेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो इसलिए अगर आपको आप कंफर्म हो, मतलब आपको आप पे पूरा भरोसा है कि आप पढ़ लोगे फाइन और पेपर निकालोगे, तो आप जल्दी से अभी अप्लाई कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसकी लिंक दी है, राइट, वहां से भी डायरेक्टली आप जा सकते हो। उसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, राइट, आईबीपीएस पीओ प्रिलिमिनरी का, आपको इधर उधर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दी है। तो देखिए नेक्स्ट, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फी इंटीमेशन चार्जेस ऑनलाइन, ये ऑनलाइन होता है, राइट, पेमेंट आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। ये भी सेम डेट को करना है, 5/8 से 26/8 के बीच में। जब भी आप अप्लाई कर दोगे तो तुरंत ही उसको आप जो है पेमेंट कर देना। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग, तो देखिए ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो होती है ये बेसिकली होती है 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। एक होता है शेड्यूल कास्ट के लिए, और दूसरा होता है शेड्यूल ट्राइब के लिए, फाइन। एक होता है ये शेड्यूल कास्ट के लिए और दूसरा होता है ये शेड्यूल ट्राइब के लिए, और तीसरा ये होता है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, राइट। तो आप अगर इनमें आते हो तो ये आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फ्री में मिलता है, राइट। ये 7 दिन का लगभग ट्रेनिंग होता है। तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको पढ़ाई किस टाइप से करनी है, ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन से यहाँ पे दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए इस बार उन्होंने यहाँ पे डॉट लगाया है, ये ब्लैक वाला डॉट लगाया है। इसका मतलब ये है कि ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपकी कैंसिल भी हो सकती है, फाइन। एग्जामिनेशन नहीं है, ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है 7 दिन की, जैसे कि मैंने बताया किसी होटल में वगैरह इसको कंडक्ट किया जाता है। एग्जामिनेशंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह इसमें दिया जाता है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट इस बार इसने कोविड-19 की वजह से यहाँ पे डॉट उन्होंने दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये कैंसिल भी हो सकती है, राइट। मतलब आपको आपके सिक्योरिटी के को मेंटेन करने के लिए इसको कैंसिल टाइम पे किया जा सकता है प्री एग्जाम ट्रेनिंग को। उसके बाद में है आपकी एग्जामिनेशन आती है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब आपकी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होंगी, राइट, जो आपको 3 स्टेज पार करनी होती है पीओ के एग्जामिनेशन में। जो पहली होती है प्रिलिमिनरी, दूसरी मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के जो कॉल लेटर्स आपके आएंगे वो आपके आएंगे अक्टूबर में, राइट, वो आपके आएंगे अक्टूबर मंथ में, ओके। ये अभी ये अगस्त चल रहा है, तो मतलब अक्टूबर मंथ में ये आएंगे इसी साल। तो आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है कॉल लेटर आने के बाद में देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को ये 3 डेट में ये आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस कंडक्ट की जाएगी, फाइन। एक तो आपकी हो सकती है 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को और 11 अक्टूबर, ये 3 डेट में से किसी भी एक डेट को आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम होंगी, तो आपको जाके वहां पे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में देखिए रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम आप दोगे उसका रिजल्ट जो है वो उसी मंथ में डिक्लेयर करेंगे, मतलब 15-20 दिन के बाद में, या फिर नेक्स्ट मंथ में, मतलब नवंबर मंथ में इसको डिक्लेयर किया जाएगा आपका रिजल्ट को। तो ये आप ऑनलाइन उसी की वेबसाइट पे जाके ibps.in पे देख सकते हो। नेक्स्ट है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन, मतलब अगर आप प्रिलिमिनरी को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके जो मेंस के कॉल लेटर है ये नवंबर 2020 में कंफर्म आ जाएंगे, और आपकी मेन एग्जामिनेशन होंगी ये ऑल ओवर इंडिया में एक ही डेट को होती है। तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दी है 28/11/2020, ओके, मतलब 28 नवंबर को इसी साल ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है, और इसका रिजल्ट जो है दिसंबर मंथ में आपका लग जाएगा। दिसंबर मंथ में इसका एग्जाम रिजल्ट मेंस का आपका लग जाएगा। दिसंबर मंथ में जो आईबीपीएस की क्लर्क की एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होती है वो भी दिसंबर या जनवरी मंथ में कंडक्ट की जाती है, मतलब उसकी प्री होंगी। तो यहाँ पे इसका मतलब जो क्लर्क एग्जामिनेशन होंगी उसका प्रीलिमिनरी एग्जाम आपको देना पड़ेगा, और ये जो आईबीपीएस पीओ उसका मेंस का यहाँ पे रिजल्ट दिसंबर मंथ में लगने वाला है। तो दिसंबर मंथ जो है स्टूडेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके बाद में डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर द इंटरव्यू, जब भी आप मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाओगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने क्वालिफाई कर चुके हैं इसको।
तो जो इंटरव्यू का कॉल लेटर रहेगा वो आपका जनवरी मंथ में आएगा। फिर उसके बाद में जनवरी और फरवरी में जो है आपका अगले साल राइट 2021 में आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा। मतलब जनवरी मंथ में हो सकता है या फिर फरवरी मंथ में आपका इंटरव्यू हो सकता है, और आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है वो अप्रैल मंथ के आसपास आ जाता है अगले साल। फाइन, मतलब आपने पूरा मेहनत लगा के, जी जान लगा के इसकी प्रिपरेशन की, तो आपको मतलब अप्रैल 2021 ओके 2021 में आपके पास जॉब होगी जिसकी सैलरी आपको 40,000 पर मंथ मिलने वाली है। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, उसको जाने मत दीजिए। ओके, इस अवसर को आप हाथ से जाने मत दीजिए। तो चलिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली कीप इन टच विद द ऑथराइज वेबसाइट। ओके, ये जो वेबसाइट है ibps.in www.ibps.in, ये डिटेल के लिए अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए तो इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली कीप इन टच विद द ऑथराइज वेबसाइट। ओके, अभी हमने देख लिया है। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है अभी जो ओके, ये जो इलिजिबल कौन कौन इलिजिबल होंगे इस एग्जामिनेशंस में, यहाँ पे इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में, तो उसको हम देख लेते हैं। प्लीज नोट दैट eligibility criteria specified herein in the basic criteria for applying for the post of candidates must necessarily produce the relevant documents in the original and photocopy of their identity। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है हम देखेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल और उसकी जेरॉक्स कॉपी ये दोनों में आपके होने चाहिए। एंड एलिजिबिलिटी पर्टेनिंग द कैटेगरी, ओके, आपकी कैटेगरी जो है कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ओके, सेंट्रल लेवल की कास्ट यहाँ पे आपको निकालनी है। अगर आप ओबीसी से आते हो तो एससी और एसटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी ऑलरेडी सेंट्रल की और स्टेट की कास्ट एक ही होती है। बट अगर आप ओबीसी की बात करोगे तो उनकी कभी कभार हो सकती है कि स्टेट की अलग होती है और सेंट्रल की अलग होती है। तो यहाँ पे बैंक जो है सेंट्रल लेवल पे रिक्रूट करता है, तो आपको सेंट्रल लेवल की कास्ट सर्टिफिकेट निकाल लेनी है अपनी। तो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेंगी। उसके बाद में नेशनलिटी, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब जिस भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से आप हो, मतलब इंजीनियरिंग से हो या फिर बीएससी से हो, बीए बीकॉम से हो, ये सब सर्टिफिकेट्स आपके लगने वाले हैं। ओके, कब लगने वाले हैं? एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मतलब आप प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशंस विदाउट डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, बट इंटरव्यू के टाइम में ये डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होने वाले हैं। तो ये आपको एक मैसेज आ जाएंगे जब भी आप पीओ की जो है मेंस एग्जामिनेशंस क्रैक कर लोगे, तो इंटरव्यू टाइम पे ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे किया जाता है। वो कुछ उनके ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि मैंने इसकी जो है दिया था इंटरव्यू, तो वहां पे इंटरव्यू टाइम पे वो लोग अच्छे से वहां पे लिस्ट लगा लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से अरेंज कर लेने हैं। तो वहां पे उसी लिस्ट के जो है वहां पे दिया हुआ रहता है, उसी ऑर्डर में आपके डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने हैं। सिंपली वो वेरीफाई होते हैं और आपका इंटरव्यू वहां पे कंडक्ट किया जाता है। ओके, तो एंड एनी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज रिक्वायर्ड बाय द आईबीपीएस पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज नोट दैट नो चेंज ऑफ कैटेगरी विल बी परमिटेड। मतलब जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में कैटेगरी भरोगे तो आपको पहले से वो अच्छे से सोच समझकर भर लेना है। एक बार आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर सबमिट हो गई तो उसके बाद में आपको कैटेगरी चेंज करने को नहीं मिलेगा। फाइन, आप कैटेगरी आपकी चेंज नहीं कर सकते। तो पहले से ही आप जिस कैटेगरी में हो, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, कास्ट सर्टिफिकेट, और यहाँ पे एक और चीज वो लगती है आपके नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। फाइन, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा भी, तो आप आपकी कैटेगरी से जो है अप्लाई कर सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे लिखा गया है कि The result will be processed considering the category which has been indicated in the online application। ओके, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो कैटेगरी वहां पे मेंशन करोगे आप, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट वहां पे लगा दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि कट ऑफ्स अलग अलग होते हैं। जनरल का कट ऑफ अलग होता है, आपके शेड्यूल कास्ट का कट ऑफ अलग होता है, आपके शेड्यूल ट्राइब का कट ऑफ अलग होता है, और आपके ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे अलग होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी आपके कट ऑफ डिटरमाइन वहां पे किए जाते हैं। ओके, फाइन, यहाँ पे कुछ बाकी तो हमने सब देख लिया है, राइट। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे उन्होंने नेशनलिटी और सिटीजनशिप मेंशन की हुई है अभी, मतलब कौन से नेशनलिटी से आप अगर हो तो इस एग्जामिनेशंस को जो है अप्लाई कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आप इंडिया के सिटीजन होंगे, राइट। आप ऑब्वियसली आप इंडिया के सिटीजन तो होंगे ही होंगे। अगर आप नहीं हो तो नेपाल के सिटीजन अगर हो, ओके, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि इंडिया में आप 1 जनवरी 1962 के पहले जो है इंडिया में माइग्रेट हो चुके, मतलब अगर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है सिटीजन ऑफ नेपाल, सिटीजन ऑफ भूटान, ओके, टिबेटियन रिफ्यूजी हु केम बिफोर इंडिया, मुझे इसके पहले जो अगर आप इंडिया में सेटल हुए हैं तो आप इस एग्जामिनेशंस को अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली ज्यादातर तो हम इंडिया के सिटीजन ही इस वीडियो को देखने वाले होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो अगर आप इन कंट्री से भी हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। और 5th कंडीशन उन्होंने दी है कि ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, उगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया, ओके, जाम्बिया, मालावी, ये ज़ाइरे, इथियोपिया, वियतनाम, ओके। तो यहाँ से अगर आप माइग्रेट हुए हो इंडिया में और परमानेंटली सेटल हुए तो भी आप इस एग्जामिनेशंस को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में देखिए यहाँ पे उन्होंने एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, ओके, मतलब 1/8/2020 को, ओके, 1 अगस्त 2020 को आपकी मिनिमम एज, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो, ओके, ये जनरल कैटेगरी के उन्होंने दिया हुआ है। अगर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करते हो, फाइन, तो आपकी कम से कम 20 साल जो है आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसके ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, इसके नीचे भी नहीं होनी चाहिए। और याद रखिए ये जनरल कैटेगरी की एज उन्होंने मेंशन की है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पे नीचे उन्होंने दिया हुआ है एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर, मतलब 2/8/1990 के पहले आप बॉर्न नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, और नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2000, मतलब इसके बाद में भी आपका जन्म नहीं, मतलब आप जो है आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, तो आप इस एग्जामिनेशंस को जो है अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में उन्होंने दिया है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। मतलब यहाँ पे देखिए मिनिमम एज तो यही रहेंगी, पर मैक्सिमम एज अगर आप SC और ST से होते हो तो 35 ईयर्स तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, फाइन। और उसके बाद में अगर आप OBC से हो, राइट, अदर बैकवर्ड क्लासेस से, अगर आपके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है तो आपको 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है। मतलब आप 33 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर आप 33 साल के अंदर के हो, ओके। आपका एज अगर 33 के अंदर का है, 33 के अंदर का है, तो इस एग्जामिनेशन को आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप OBC से होते तो, फाइन। चलो आगे बढ़ते हम लोग। देखिए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, अगर आप में कोई डिसेबिलिटीज वगैरह हैं, ओके, द राइट्स इज एज अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के हिसाब से, तो आपको 10 साल का वहां पे जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब हमने जो देखा है पिछले इसमें, राइट, पेज में, ये इसमें 5 साल का SC ST को दिया जाता है, 3 साल का OBC को दिया जाता है। अगर आप डिसेबिलिटी हो तो वहां पे आपको 10 साल का, मतलब 30 + 10, मतलब आप 40 साल तक, अगर आप फिजिकली डिसेबल वगैरह हो, राइट, आपको 40 साल तक अप्लाई करने के लिए वहां पे मिलेगा, फाइन। अगर आप एक्स सर्विसमैन वगैरह हो, कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, राइट, ये इसमें से अगर आप आते हो तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, भले ही आप किसी भी कैटेगरी से हो, ओके। और 1984 के जो राइट्स में अगर आप अफेक्टेड हो तो आपको भी 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। एक नोट यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, द रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू SC ST OBC कैंडिडेट इज अलाउड टू ऑन कम्युलेटिव बेसिस विद ओनली ऑफ द रिमेनिंग कैटेगरीज फॉर विच एज रिलैक्सेशन इज परमिटेड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, राइट। चलिए इसको आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो, बाकी तो ये जनरल उन्होंने दिया हुआ है, अगर आपको पढ़ना है, ओके, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो ये सारी चीजें। नेक्स्ट दिया है उन्होंने, हम चलते हैं, अगर सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो ये हो जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ओके, मतलब
26 अगस्त 2020 तक आपका एजुकेशन जो है उन्होंने दिया हुआ है, इतना क्वालिफाई आपका होना चाहिए। ए डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइन, आपका एक डिग्री होना चाहिए, वहां पे कुछ परसेंटेज का वगैरह क्राइटेरिया उन्होंने नहीं रखा है, बट आपकी इस डेट के पहले आपकी डिग्री जो है आनी होनी चाहिए, राइट, मतलब रेडी होनी चाहिए इस डेट के अंदर में। नेक्स्ट दिया है द कैंडिडेट मस्ट पजेस वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट, ओके, दैट ही और शी इज ग्रेजुएटेड ऑन द डे he or she registered and indicate the percentage of marks obtained in the graduation while registering online। फाइन, तो उसके पास वैलिड मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह सब ये होनी चाहिए जब भी आप अप्लाई करते हो। तो आपको एक बात बता दूं, अगर आप सेकंड ईयर से वगैरह होते हो या फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतना नहीं है, तो भी आप डेट को वगैरह बढ़ा के उसको अपेयर कर सकते हो एक्सपीरियंस वगैरह लेने के लिए। मतलब किस टाइप से एग्जाम्स वगैरह यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं आईबीपीएस के द्वारा, इसको अगर आप देखना है तो भी फिर आपको थोड़ा सा डेट वगैरह वहां पे बढ़ा के जो है आप उसको अपियर हो सकते हो, बट क्वालिफाई होते हो तो आप परमिट नहीं होंगे। फाइन, ये आपके एक्सपीरियंस के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से वगैरह हो तो, या फिर आपके एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी नहीं है तो फाइन। चलो नेक्स्ट उन्होंने दिया है, फाइन, यहाँ पे तो हमने देख ली है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी है फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन बिफोर, ओके, 26/8 से पहले जो है रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जो इंटरव्यू के टाइम में आप डॉक्यूमेंट्स वहां पे लेके जाओगे तब। फाइन, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इन केस द रिजल्ट ऑफ द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज पोस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड वेब बेस्ड सर्टिफिकेट इज इशूड, then proper document certificate in original issued and signed by appropriate authority of the university or institute indicating the date of passing properly। okay, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं आते हैं तो आपको एक लेटर वगैरह लाना पड़ेगा आपके यूनिवर्सिटी से वगैरह। फाइन, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अभी तक रेडी नहीं हुए तो मतलब आप इंटरव्यू की बात की जा रही है यहाँ पे। कैंडिडेट शुड इंडिकेट द परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन कैलकुलेटेड नियरेस्ट टू डेसिमल, ओके, जो आपको परसेंटेज वहां पे एंटर करने होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, तो ये जो है वहां पे उन्होंने यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फाइन, उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कैलकुलेटर, तो ये कैलकुलेशन करना आपको तो आता ही है, ये उन्होंने दिया हुआ है। फाइन, यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना। द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव्ड विल बी इग्नोर्ड, दैट इज 99.99% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%। मतलब आपके 99.99% है तो ये 59% ही ट्रीट किए जाएंगे, राइट। तो ये उन्होंने जो दिया हुआ है। नेक्स्ट, रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो देखिए अगर कोई डिसेबल पर्सन, ओके, मतलब आप लोग दिव्यांग हो, राइट, दिव्यांगों के लिए जो है यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है, अगर ऑर्थोपेडिकली आप चैलेंज हो, राइट, तो इसके लिए उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन मेंशन की है। अगर इस वीडियो को देखने वाले इस कैटेगरी में अगर आते हैं स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करके जो है आप इसको पढ़ सकते हो। सारा का सारा नोटिफिकेशन के सारे पेज मैंने यहाँ पे अटैच किए हैं, बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए। फाइन, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ये कुछ ये आप ही को समझ में आएगा, राइट। ये लेप्रोसी वगैरह उन्होंने दिया है, जो है इसको पढ़ लेना आप। देखिए यहाँ पे बी टाइप दिया है, विजुअल इम्पेयरमेंट। अगर इस कैटेगरी में आप आते हो फिजिकल डिसेबल, तो ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया हुआ है। फाइन, इसको पढ़ लेना आप। ये हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब जो सुन नहीं सकते, HI कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए ये उन्होंने सब दिया, मेंशन किया हुआ है। ये आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए उन्होंने दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना। उसके बाद में बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यूजिंग स्क्राइब मतलब ये होता है कि आप अगर देख नहीं सकते हो या फिर आप हाथ से लिख नहीं सकते हो, तो आप किसी और व्यक्ति को एज ए स्क्राइब रख सकते हो। फाइन, मतलब आप जो वहां पे आंसर्स बोलेंगे वो स्क्राइब आपके टिक करता जाएगा, राइट। उसका काम उतना ही रहेगा कि वहां पे देख के स्क्रीन पे देख के वो जो है उसको टिक करे, आंसर्स को टिक करे। ये स्क्राइब का काम होता है। मतलब
ये फैसिलिटी होती है जो मैंने आपको बताया कि देख नहीं पाते या फिर लिख नहीं पाते इनके लिए, राइट। ये उनके लिए जो है यहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ गाइडलाइंस वगैरह दिए हुए हैं, तो इनको आप पढ़ लेना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये सब डिसेबिलिटी वालों के लिए उन्होंने जो है दिया हुआ है, राइट। तो आप इसको पढ़ लेना। स्क्राइब के लिए वगैरह इन्होंने दिया हुआ है। ये है गाइडलाइंस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट, राइट। मतलब जो देख नहीं सकते उनको भी अगर एग्जाम देना है तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट में उसकी भी, मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट जो है IBPS द्वारा जो है उनकी भी जो की जाती है, राइट, उनको भी एग्जाम देने के लिए अलाउ किया जाता है। बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ID के बारे में उन्होंने दिया हुआ है। इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में भी उन्होंने दिया हुआ है। अगर आप आते हो तो इसको पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट्स है उनके लिए, फाइन। नेक्स्ट उन्होंने दिया है कि ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट और जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रेनिंग उन्होंने दिया हुआ है, रहती है, राइट। 7 दिन की ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो यहाँ पे एक नोट उन्होंने दी हुई है कि ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, ये जो पेंडेमिक चल रहा है, फॉर द सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट्स, ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड मे नॉट बी हेल्ड। ओके, हो सकता है कि ये ना हो भी सकती है, बट उन्होंने पहले ही बता दिया है कि कुछ प्रॉब्लम वगैरह आते हैं तो आपके कैंडिडेट्स के सेफ्टी के लिए इसको, ये ट्रेनिंग को मतलब नहीं भी लिया जा सकता है, फाइन। तो इन्होंने देखिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है ये उन्होंने दिया है कि ये सेंटर्स होंगे, ये सेंटर्स की उन्होंने लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो आप इनको देख लीजिए आप किस सेंटर्स में आते हो। अगर आप SC ST और माइनॉरिटीज कम्युनिटीज में के अंडर फॉर्म को फिल करते हो तो फाइन। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स हु ऑप्ट फॉर एंड विश टू अवेल द PET ओके शुड फिल द रिलेवेंट कॉलम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब आपको अगर ये PET की ट्रेनिंग चाहिए तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में, वैसे जो एंड में, सबसे एंड में आपको भरने के लिए वो बोलते हैं, तो वहां पे आप एंट्रीज कर दीजिए कि मुझे ये ट्रेनिंग करना है, राइट। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग नहीं होती है, आपके पढ़ाई के ऊपर ही सब डिपेंड होता है, बट अगर आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हो, तो आप वहां पे मेंशन कर देना, तो आपको ये इसका कॉल लेटर आ जाएगा, राइट, उसी डेट को। जो डेट मैंने आपको बताई है कि PET कॉल लेटर्स की डेट, उसी डेट को आ जाएगा वो। तो चलिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है आपका, ओके, CRP का इस साल के कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो स्ट्रक्चर, हालांकि जैसे हर साल होता है उसी सेम टाइप का यहाँ पे इसी साल भी है। 3 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे रहने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क के, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। ओके, तो यहाँ पे मीडियम देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का ऑब्वियसली इंग्लिश ही मीडियम होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है यहाँ पे आप ऑप्ट कर सकते हो इंग्लिश और हिंदी, ये आपको ऑप्ट करना है ऑन टाइम पे। जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो हर सेक्शन के लिए 20-20 मिनट का यहाँ पे उन्होंने टाइम पीरियड दिया हुआ है, मतलब आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। यहाँ पे इसी मार्क्स पे जो है आपका कट ऑफ डिक्लेयर हो जाएगा इस साल का, फाइन। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट, ये तीनों इसमें आपको यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शनल कट ऑफ तो बहुत कम होता है, हो सकता है ये PO के एग्जाम्स आप देने जा रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज का कट ऑफ आपके कैटेगरी के हिसाब से वो शेड्यूल ट्राइब के लिए हो सकता है 2.5 से 3 मार्क्स का, और जनरल के लिए और OBC के लिए हो सकता है 4 से 5 मार्क का। इस टाइप से ये सेक्शनल कट ऑफ रहता है, राइट। मतलब मिनिमम जो है इसको इतने मार्क्स लेने ही पड़ते हैं, और एक ओवरऑल कट ऑफ होता है, मतलब वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, राइट, का होता है। तो जनरली जो जनरल कैटेगरी और अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जनरली ये कट ऑफ होता है आपका, आपको पता ही होगा कि 55 to 60 के बीच में ये कट ऑफ जनरली होता है, राइट। अगर आप SC ST जो कैटेगरी से हो तो थोड़ा कम भी हो सकता है ये कट ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स। ओके, कितने लोग यहाँ पे अप्लाई करते हो उस पे ये सब डिपेंड होता है।
कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई ईच ऑफ दी 3 टेस्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हर टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना होगा, मतलब हर सब्जेक्ट्स को आपको क्वालिफाई करना होगा। तो अभी से जो है आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है, राइट। तो अगर इसको क्वालिफाई कर लेते हो, मतलब अगर कट ऑफ सपोज आया है कि 55 मार्क्स, ओके, आउट ऑफ 100, तो अगर आपके 55 मार्क्स है या फिर उसके ऊपर है, राइट, तो आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, राइट। ये 55 मैंने ऐसे लिया है, राइट, एज एन मतलब ऐसे अज्यूम किया है, इसके कम भी हो सकता है, राइट, कभी कभी कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे दिया है कि अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आपको मेन एग्जामिनेशन को अपीयर होना पड़ेगा, राइट। मेन एग्जामिनेशन की डेट जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, राइट। देखिए मेंस एग्जामिनेशंस में यहाँ पे उन्होंने सब्जेक्ट दिए हुए नॉट बाय सीक्वेंस, मतलब जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में आपको जो है ऑनलाइन वहां पे एग्जामिनेशन के दौरान ये सब्जेक्ट्स डिस्प्ले होंगे, इधर उधर भी हो सकते हैं। यहाँ पे रीजनिंग एंड कंप्यूटर जो है दिया है, हो सकता है ये सेकंड नंबर पे आ जाए आपके एग्जामिनेशन में, इस टाइप से, राइट। तो सबसे पहला यहाँ पे है सब्जेक्ट रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड को रीजनिंग के साथ ये जो है 2-3 साल हो गए हैं, अभी ये मर्ज कर रहे हैं आपके मेंस एग्जामिनेशंस में। तो देखिए यहाँ पे 45 क्वेश्चंस है और मैक्सिमम मार्क्स 60 है। इसका मतलब कोई क्वेश्चंस आपका 1 मार्क्स का हो सकता है और कोई क्वेश्चंस यहाँ पे आपका 1.5 मार्क्स का वगैरह या फिर 1.25 मार्क्स का वगैरह हो सकता है, फाइन। यहाँ पे मीडियम है इंग्लिश और हिंदी और 60 मिनट्स का यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दिया जाता है। सेकंड यहाँ पे सेक्शन है, सेकंड सब्जेक्ट है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, राइट। बैंकिंग अवेयरनेस का मतलब जीके का सेक्शन है, 40 मार्क के 40 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का, हिंदी और इंग्लिश, और 35 मिनट्स का यहाँ पे आपको टाइम पीरियड मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज ये 35 मार्क्स का 35 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, तो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं 1.25 मार्क्स से वगैरह आपके। इसका मीडियम आपको इंग्लिश होगा और 40 मिनट्स का यहाँ पे टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जामिनेशंस में, इसको जनरली डी है और इंटरप्रिटेशन बोला जाता है। ये 35 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के और इसका मीडियम होगा आपका इंग्लिश और हिंदी का, 45 मिनट्स का यहाँ पे आपका टाइम पीरियड होता है। ये टोटल देखिए 155 क्वेश्चन से 200 मार्क के, राइट। और यहाँ पे 3 आवर्स का यहाँ पे, मतलब उसके बाद में ये जैसे ही आपके 3 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपका जो इंटरफेस है वहां पे कंप्यूटर का डायरेक्टली ये लेटर और ऐसे राइटिंग पे जो है जंप कर देगा, राइट। ओके, जैसे ये 180 मिनट्स आपके खत्म हो जाएंगे तो आपका डायरेक्टली स्क्रीन पे लेटर राइटिंग और ऐसे का जो है वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। वहां पे 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ओके, 25 मार्क्स के, राइट। मतलब एक लेटर राइटिंग का होगा और एक ऐसे राइटिंग का होगा। ये ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता है, फाइन। अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो तभी ये सेक्शन आपका चेक होता है, फाइन। तो इसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस वहां पे ऑन टाइम आपको दिए जाते हैं। तो इसका मीडियम इंग्लिश में रहने वाले और 30 मिनट्स का यहाँ पे आपको टाइम पीरियड मिलता है। IBPS reserves the right to modify the structure of the examinations which will be intimated through the authorized website, okay। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशंस ये जनरली सेम ही होता है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हैंडआउट अगर आपको पढ़ना है तो ये इसके वेबसाइट पे ये मिल जाएंगी इन्फॉर्मेशन हैंडआउट, वहां पे डिटेल में और आपको डिटेल में जानने को मिल जाएगा, राइट। और इसकी वेबसाइट उन्होंने वहां पे डिस्प्ले की है www.ibps.in। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया है कि प्लीज नोट दैट कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेन एग्जामिनेशंस विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आपको अंदर एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं दी जाएंगी, ये उनका कहना है, फाइन। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो हम लोग लेके ही जाते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैलिड कॉल लेटर, जो आपका सिस्टम जनरेटेड कॉल लेटर आएगा, ओके, डेट उसी डेट को जो मैंने आपको बताया था फॉर द रिस्पेक्टिव डेट एंड सेशन ऑफ एग्जामिनेशंस, वो उसकी प्रिंट आउट आपको लेके जानी है, ध्यान में रखो। कॉल लेटर प्रिंट आउट, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब आपका आधार कार्ड चलेगा यहाँ पे, बाद में पैन कार्ड भी चलता है यहाँ पे। ये कौन से यहाँ पे जो है आपके चलते हैं वो वही पे मेंशन किया हुआ रहता है आपके कॉल लेटर्स पे, फाइन। उसके हिसाब से आप लेके जाना है, वो ओरिजिनल में भी लेके जाना है और उसकी फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है, राइट। फोटोकॉपी भी लेके जानी है और उसके बाद में फोटोकॉपी ऑफ द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ओके, जो फोटोकॉपी मैंने जेरोक्स कॉपी आपको बताई। और उसके बाद में एक आपका जो पासपोर्ट फोटो साइज फोटोग्राफ होगा, पासपोर्ट फोटो, ओके। जो फोटो आप अपलोड करोगे, जो आप वहां पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो फॉर्म भरते, जो फोटो वहां पे आपने अपलोड किया फोटो सिग्नेचर, वही सेम फोटो आपको वहां पे पेस्ट करना है आपके कॉल लेटर पे जो आप प्रिंट आउट करोगे, राइट। ये इसको ध्यान में रखना,
फाइन, जो आप अपलोड कर रहे हो तो वही उसकी सेम फोटो का भी आपके पास होनी चाहिए। कैंडिडेट्स आर रिपोर्टिंग लेट आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफाइड ऑन द कॉल लेटर ऑफ द एग्जामिनेशन विल नॉट बी परमिटेड। तो आपको वहां पे एग्जाम अपियर करने के लिए 30 मिनट 30 मिनट्स बिफोर ही वहां पे जाके प्रेजेंट होना है। फाइन, वहां पे प्रेजेंट होना है, ज्यादा लेट मत कीजिए, नहीं तो जाएंगे हमारा एग्जाम है, हम टाइम पे गए तो क्या हुआ। देखिए कुछ प्रोसेस वगैरह वहां पे उनको कंप्लीट करने होते हैं, राइट। फर्स्ट लॉगिन होता है, सेकंड लॉगिन होता है, वहां पे आपको सीट नंबर वगैरह पर ढूंढने होते हैं। हालांकि इस बार कोविड-19 की वजह से आपको आपके पीसी नंबर वगैरह जो है, बिल्डिंग नंबर्स आपके गेट पे ही शायद दिए जाएंगे, ऐसा भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। फाइन, तो आपको वो पता चल जाएगा, राइट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। सबसे पहले कॉल लेटर, दूसरा फोटो आईडी प्रूफ, मतलब कि आपका आधार कार्ड वगैरह ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी में, और तीसरा आपको लगने वाला है यहाँ पे जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वहां पे आप स्टिक करोगे आपके कॉल लेटर पे, राइट। उसके अलावा भी इस बार कुछ आपको सैनिटाइजर, मास्क वगैरह लेके जाने हैं। फाइन, कोविड-19 चल रहा है, इसके वजह से आगे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ओके, फाइन। फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ओके, मतलब 3 आवर्स का आपका वो जो होगा, ये सब्जेक्ट्स होंगे, राइट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस वगैरह ये सब। ओके, और उसके बाद में आपका 30 मिनट में ऐसे राइटिंग वगैरह रहता है। फाइन, वो सेशन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। ओके, मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशंस और ऑनलाइन प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशंस में अगर आप गलत करते हो तो आपके -0.25 मार्क जो है यहाँ पे डिडक्ट किए जाते हैं। तो आपको अगर आप श्योर हो, मतलब आप श्योर हो किसी क्वेश्चन पे तो ही आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, राइट, हाथ लगाना है। अगर आप श्योर नहीं हो तो उस क्वेश्चन को आप फालतू में अटेम्प्ट मत कीजिए। अगर आप अटेम्प्ट करते हो, अगर रॉन्ग हो जाता है तो आपके इतने मार्क्स कट जाते हैं। ये एक्चुअली -0.25 बोला जाता है, ओके, -0.25, बट एक्चुअली हमारे कटते कितने मार्क्स है, आपने कभी गौर किया? 1.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, मतलब जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जाते हो उसको भी आप काउंट करते हो। फाइन, तो वो भी आपका मार्क्स चला गया, और जो आपने मार्क्स कमाए हुए हैं उसमें से भी -0.25 जो है यहाँ पे आपका पेनल्टी, एज ए पेनल्टी डिडक्ट हो जाता है। तो आप उसको ध्यान से जो अटेम्प्ट करना है। फाइन, ये सभी तो आपको पता ही होगा, अगर आपने पहले इसके एग्जाम दिए हुए हैं तो ये सब आपको ध्यान में रखनी है। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर्स उन्होंने दिए हुए हैं, तो ये आप देख लेना अपने हिसाब से, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन अ वेन्यू अक्रॉस मेनी सेंटर्स इन इंडिया। ओके, टेंटेटिव लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। उन्होंने बोला कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द सेंटर फॉर एग्जामिनेशन शैल बी एंटरटेन। अगर आपने कोई सेंटर डाला है, मतलब आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हुए, तो वही सेंटर में आपको जाके एग्जामिनेशन देना है। अगर आपको वो चेंज करना है तो चेंज करके नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आपको सोच समझकर जो है आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स वहां पे फिल करने होते हैं। वहां पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में प्रिलिमिनरी एग्जाम का सेंटर भी चूज करना होता है और मेंस एग्जामिनेशन का सेंटर भी वो चूज करना होता है। तो वहां पे आप अच्छे से जो है दिमाग लगा के चूज कीजिए जो सेंटर पे आप जो इजीली पहुंच सकते हैं, वही सेंटर आपको वहां पे डालना है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है कि IBPS हाउएवर रिजर्व द राइट टू कैंसल ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर्स। मतलब आपने अगर कोई एग्जामिनेशन सेंटर डाला, राइट, अगर उसमें कैंडिडेट जो है फुल हुए हैं तो वो कर रहे कि आपको किसी और एग्जामिनेशन सेंटर में भी ओके, किसी और सेंटर में भी आपको टाइम पे मूव किया जाएगा। मतलब आपके एग्जामिनेशन कॉल लेटर भी ऑलरेडी वो मेंशन रहेगा। ओके, टाइम पे तो नहीं करते, ये कॉल लेटर में ऑलरेडी मेंशन होते हैं। अगर वहां पे कैंडिडेट्स पैक हो जाते हैं आपसे पहले तो फाइन, उस टाइम पे ये करेंगे। फाइन, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। स्कोर्स देखिए, उन्होंने स्कोर्स के बारे में बोला है। द करेक्ट स्कोर्स ऑब्टेन बाय ईच ऑफ द कैंडिडेट्स इन डिफरेंट सेशंस इफ हेल्ड विल बी नॉर्मलाइज यूजिंग इक्वी परसेंटाइल मेथड। ये नॉर्मलाइज होते हैं, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है ये बैंक्स में चलती है, राइट। इक्वी परसेंटाइल मेथड से ये नॉर्मलाइज होते हैं, राइट। स्कोर्स अप टू 2 डेसिमल पॉइंट शैल बी टेकन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन। ओके, मतलब ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इस टाइप से होती है कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं उनके हिसाब से, मतलब और इंडिया में कितने
वैकेंसीज है और कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, उसके बेसिस पे ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है। फाइन, ये डिपेंड भी होती है कि आपका जो पेपर है, राइट, जो अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर होते हैं, तो किसी शिफ्ट का हो सकता है इजी पेपर, 3 लेवल के जनरली होते हैं, राइट। एक होता है इजी लेवल का पेपर, दूसरा होता है मॉडरेट लेवल का, और तीसरा होता है थोड़ा हार्ड लेवल का। मतलब ये 3 लेवल में पेपर को कैटेगरीज के। अगर आपका इजी और मॉडरेट है आपके बैच का और आपके नेक्स्ट बैच का हार्ड है थोड़ा, तो यहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर अप्लाई होती है, क्योंकि हर एक को जो है वहाँ पे इक्वली जो है ट्रीट किया जाए, राइट। मतलब जिनका इजी होगा उसके हिसाब से उनको मिलेंगे मार्क्स, राइट। जो इनका हार्ड होगा तो उन्होंने अगर कम भी थोड़े अटेम्प्ट किए हुए और एक्यूरेट है तो उनके हिसाब से वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे होता है। उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको बस जाके वहां पे एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, राइट। आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड, ये दोनों बातें वहां पे जो है आपको मेंटेन करनी है, और आपका बैलेंस ऑफ माइंड वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, आपको बैलेंस ऑफ माइंड का बैलेंस करके वहां पे आपको अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशंस को। नेक्स्ट दिया हुआ है कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशंस, राइट। यहाँ पे उन्होंने कट ऑफ स्कोर के बारे में दिया हुआ है, मतलब इंटरव्यू के लिए जिनको शॉर्ट लिस्टेड करना है तो डिपेंड करते हैं कि कितने वैकेंसीज उस टाइम पे है, इस टाइम पे, राइट। तो उसके हिसाब से ये कट ऑफ स्कोर डिस्प्ले किया जाता है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दी ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशंस ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। ओके, मतलब जो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशंस के आपके मार्क्स होंगे तो वही ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशंस के मार्क्स जो है आपके इंटरव्यू को आपको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए यहाँ पे देखे जाएंगे। मतलब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के जो है मार्क्स आपके नहीं लिए जाते, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है जो आपका फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। फाइन, इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। तो जो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, मेंस में क्वालिफाई होंगे तो उनको इंटरव्यू कॉल लेटर भेजा जाएगा, तो इंटरव्यू आपको जाके वहाँ पे अटेंड करना है। कुछ नहीं, नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर चाहिए हो तो इंटरव्यू के बारे में गाइडेंस तो आप मुझे लिख के दीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, नीचे कमेंट बॉक्स में। तो मैं इंटरव्यू के बारे में भी जो है मेरा जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है उसको मैं वहां पे आपके साथ शेयर करूंगा। फाइन, देखिए यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में उन्होंने दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। फाइन, 100 मार्क्स का ये इंटरव्यू होने वाला है। ओके, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40%। ओके, ये SC ST OBC PWBD के लिए 35% है और जनरल के लिए 40% है। मतलब इसके नीचे आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए। और 80-20 के हिसाब से जो है आपके मतलब 80-20 का ये रेशियो होता है, वही रेशियो पे जो है आपका सिलेक्शन होता है। ये 80 मार्क्स जो है आपके जो मेंस एग्जामिनेशन है उसको नॉर्मलाइज किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है 80 मार्क्स, और जो आपके इंटरव्यू 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है उसको नॉर्मलाइज किया जाता है आउट ऑफ 20। ओके, मतलब आपका जो फाइनल डिस्प्ले होगा आपका सिलेक्शन का स्कोर वो 100 में से वहां पे डिस्प्ले होता है आपके जो फाइनल आपका जो रिजल्ट है वहां पे। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो देखिए इंटरव्यू के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको प्रोड्यूस करना है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको कॉल लेटर में भी लिखे हुए मिलते हैं। फाइन, तो वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर का प्रिंट आउट, ओके, जो सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट होगा, मतलब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रोड्यूस होता है, फाइन, उसका प्रिंट आउट आपको निकाल के रखना है, क्योंकि वो भी लेके जाना होता है आपके इंटरव्यू में। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाना होता है। ये आपकी 10th का जो डिप्लोमा होता है वो भी लेके जा सकते हो, राइट। जो SSC स्टेट SSC 10th लेवल का जो डिप्लोमा आपका होता है उसमें भी ये डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ रहता है। फाइन, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में मतलब जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले ही, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ये सब चीजें, राइट। मार्कशीट लेके जाना है आपको इंटरव्यू के टाइम पे, ओके, ग्रेजुएशन की। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, ओके, अगर आप कास्ट से। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी बट नॉट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर एंड और इफ देयर कास्ट डज नॉट फाइंड प्लेस in the central list or not entitled to OBC reservation, they should indicate their category as general। मतलब ये यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, अगर आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं निकलता है तो आपको आपकी कैटेगरी वहाँ पे जनरल मेंशन की है। भले ही आपके पास जो है OBC का सर्टिफिकेट रहे, बट आपके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी जो है आपके पास होना चाहिए,
तभी आप ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हो, ये उनका कहना है। फाइन। हालांकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ये नॉन क्रिमिनल उनको नहीं लगता है। फाइन। यहाँ पे उन्होंने कुछ दिए हुए हैं डिसेबिलिटी के लिए वगैरह नियम, ये आप जो है पढ़ लेना। ओके, वीडियो को पास करके। चलो नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू इफ शी फेल्स टू प्रोड्यूस एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स। ओके, अगर आपको मेंस क्वालिफाई हो जाता है, राइट, मेंस एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई हो जाते हो, बट अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब आप ओबीसी से अप्लाई किया है या फिर एससी कैटेगरी से अप्लाई किया है या फिर ओबीसी कैटेगरी या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी से वगैरह अप्लाई किया है, तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको इंटरव्यू के लिए परमिट वहां पे नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। फाइन। नेक्स्ट है, देखिए द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट। देखिए ये सर्टिफिकेट इन अथॉरिटी से अगर आपका इशू हुए तो वो चलेगा, राइट, मतलब आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, प्रोविजनल अलॉटमेंट। देखिए ये प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है जब भी आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आता है। फाइन। इंटरव्यू का जो रिजल्ट आता है तो आपको प्रोविजनली अलॉट किया जाता है, मतलब ये होगा आपका अप्रैल मंथ के करीब करीब, अप्रैल 2021 के करीब करीब जो है इसी मंथ में आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट वहां पे किया जाएगा। फाइन। उसके बाद में आपको 2 साल उसी बैंक में, जो बैंक आपको अलॉट किया गया है आपके बेस्ड ऑन योर मेरिट मार्क्स, तो 2 साल तक जो है वहां पे आपको एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोबेशन पीरियड पे काम करना होता है। उसके बाद में 2 से 2.5 साल के बाद में जो है किसी किसी बैंक में 3 साल का भी होता है, उसके बाद में वहां पे आप परमानेंट एम्प्लॉय करके जो है बन जाते हो। फाइन। आपको परमानेंट वहां पे बना दिया जाता है, बट 2 से 2.5 साल या फिर 3 साल जो है आपको वहां पे एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी करके काम करना होता है। ओके, प्रोबेशन पीरियड में आपके। देखिए कुछ ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह उन्होंने दिए हुए हैं, उतने कुछ काम के नहीं है, अगर आपको पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हो आप। फाइन। देखिए ये सब दिए हुए हैं उन्होंने, ये पढ़ लेना आप। डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस इन द एग्जामिनेशन हॉल एज वेल एज टाइम ऑफ इंटरव्यू, कॉल लेटर विद द फोटोकॉपी ऑफ द कैंडिडेट्स। ओके, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो ये आप पढ़ लो। उसके बाद में देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग मोड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। देखिए ये तो कोविड चल रहा है तो उसके लिए ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। डिफरेंट रिपोर्टिंग टाइम विल बी प्रिंटेड ऑन द सेट ऑफ कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट मच बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम टू अवॉइड क्राउडिंग। ओके, मतलब वहां पे आपको क्राउड नहीं करना है और 30 मिनट पहले जैसे कि मैंने आपको बताया पहुंच जाना है वहां पे। कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एग्जाम वेन्यू स्ट्रिक्टली एज पर द टाइम स्लॉट मेंशन इन द एडमिट कार्ड। ओके, जो भी टाइम आपके एडमिट कार्ड पे वहां पे मेंशन किया हुआ है उसी टाइम पे आपको अंदर जाना है। ओके, यहाँ पे उन्होंने दिया है कि वो जो है आपके मोबाइल नंबर पे और आपके मेल पे भी वो जो है आ जाएगा, उसकी डेट वगैरह, जो टाइम वगैरह एग्जाम का डेट, एग्जाम का टाइम वगैरह आपका है, तो उसी टाइम पे आपको जाना है, उसी डेट को जाना है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और उसको लेके। मैपिंग ऑफ कैंडिडेट्स रोल नंबर एंड लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड। देखिए ये वाला नया यहाँ पे उन्होंने दिया है, मैपिंग ऑफ द कैंडिडेट्स रोल नंबर एंड द लैब नंबर। ओके, इसके पहले क्या होता था, मतलब 2019 तक जो है एग्जामिनेशन जब भी कंडक्ट होते थे तो उस टाइम पे आपका रोल नंबर और आपका लैब नंबर, ओके, जो आपका सिस्टम नंबर है, ये बाहर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर एक बोर्ड पे आपको लिखा हुआ मिलता था, राइट। अगर आपने पहले एग्जाम दिया है तो ये बोर्ड पे ऐसे लिखा हुआ मिलता था आपको, पर इस बार वो बोल रहे कि विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जाम वेन्यू बट द सेम विल बी इंटीमेटेड to the candidate individually at the time of entry of the candidate to the exam venue. Okay, post of their admit card, call letter ID और verification. Fine. तो टाइम पे आपको ये वहां पे बता दिया जाएगा, हो सकता है वहां पे वो गार्ड वगैरह आपको बता दे, मतलब जब भी आप एंट्री करोगे तभी, राइट। जैसे ही आपको उनको पूछना है ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग वहां पे मेंटेन करके, तो वो आपको वो बता देंगे आपका कौन सा लैब नंबर है, कौन सा पीसी नंबर है, ये सब बातें। एटम्स परमिटेड इनटू द वेन्यू ऑफ इनटू द वेन्यू फॉर कैंडिडेट। ओके, कौन कौन से आपको एटम्स वहां पे लेके जाना है। कैंडिडेट्स
विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टन आइटम्स विद देम इनटू द वेन्यू। देखिए यहाँ पे मास्क आपको कंपलसरी है, ये मास्क आप ले लेना, राइट। N95 जो मास्क वगैरह रहता है वो स्पेशल खरीद के रख दीजिए आप। उसके बाद में आपके हाथ में आपको ग्लोव्स पहनने हैं, ओके। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, आपको खुद की वाटर बॉटल वहां पे लेके जानी है। वहां पे शायद वाटर की फैसिलिटीज वगैरह नहीं रहेंगी क्योंकि ये कोविड का जो है दौर चल रहा है। नेक्स्ट पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, मतलब 50 ml का एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर आप खरीद के रख दीजिए, ओके। 40-50 रुपए का शायद ये आ जाएगा। सिंपल वाला पेन आपको लेके जाना है, ओके। आप यहाँ पे लेके जा सकते हो सिंपल वाला पेन, वो 3 रुपए का, और यूज एंड थ्रो वाला पेन मिलता है, वो सेम पेन आपको लेके जाना है। 3 से 4 पेन वहां पे आप रख दीजिए, क्योंकि वहां पे अगर कोई पेन बीच में अटक वगैरह जाता है तो आपके पास स्पेयर में होना चाहिए। एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कॉल लेटर, ये सब जैसे कि मैंने बताया ये सब लेके जाना है आपको, ओके। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, और ये मेंशन भी किया हुआ रहता है आपका जो कॉल लेटर होगा उस पर, फाइन। ये स्क्राइब का उन्होंने दिया हुआ है, अगर आप स्क्राइब रखते हो तो उनके लिए जो है यहाँ पे कुछ जो है उन्होंने दिया हुआ है नोट, ओके। ये पढ़ लेना। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू फोटो कैप्चर, ओके। आपका रजिस्ट्रेशन वहां पे जब भी आप पहुंचोगे तो आपका फोटो कैप्चर वहां पे किया जाएगा। उसके बाद में फोटोग्राफ विल बी टेकन while कैंडिडेट इन स्टैंडिंग, ओके। जब भी आप स्टैंडिंग में होंगे, और सीट नंबर विल बी गिवन टू द कैंडिडेट, और वहां पे सीट नंबर आपको दिया जाएगा। रफ शीट, कॉल लेटर एंड आईडी प्रूफ मैनेजमेंट, ओके। जो रफ शीट केप्ट एट ईच कैंडिडेट डेस्क विल बी यूज्ड बाय कैंडिडेट, नो एडिशनल शीट्स विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस, ओके। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, candidates must follow the instruction related to the dropping call letter with the ID proof copy in the box provided at the exit lab venue while leaving or designated place। देखो अब तक क्या होता था, वहां के जो इंस्ट्रक्टर्स रहते थे, इंस्ट्रक्टर, ओके, जो एग्जाम कंडक्ट करते थे वही आपका कॉल लेटर लेते थे। बट इस टाइम पे कोविड-19 की वजह से वो बोल रहे कि एक बॉक्स आपको बाहर में वहां पे रखा हुआ मिलेगा, वहां पे आपको अपने कॉल लेटर्स जमा कर लेने हैं, फाइन। मतलब जो है आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये है, ओके। जब भी आप बाहर निकलोगे तो आपका कॉल लेटर वहां पे ड्रॉप कर देना है, ओके। कॉल लेटर में आपका जो है फोटो आईडी प्रूफ वगैरह अटैच होना चाहिए। ये सारी बातें तो आपको बता दिया है मैंने। कैंडिडेट्स मस्ट ड्रॉप द रफ शीट्स इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड, ओके, एग्जिट एट द वेन्यू। रफ शीट्स भी आपको ड्रॉप में ही वहां पे प्लेस करना है। द ड्रॉप बॉक्स फॉर रफ शीट्स विल बी डिफरेंट, ओके। डिफरेंट ड्रॉप बॉक्स रहेगा रफ शीट्स के लिए, और आपके कॉल लेटर वहां पे ड्रॉप करने के लिए डिफरेंट बॉक्स वहां पे रखा होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। पोस्ट एग्जामिनेशन कंट्रोल्स, ऑन कंप्लीशन ऑफ शिफ्ट द कैंडिडेट शुड बी मूव इन एन ऑर्डरली मैनर विदाउट क्राउडिंग एंड इंस्ट्रक्शन बाय द वेन्यू स्टाफ, ओके। वहां पे आपको मतलब क्राउड वगैरह नहीं करनी है जब ये एग्जामिनेशन मतलब आपका एंड हो जाएगा तभी, राइट। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए ये अप्लाई करने के लिए जो भी आप अप्लाई करते हो तो इसके लिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, वो अपलोड कर दूंगा मैं। ये सारी चीजें वहां पे आपको फॉर्म भरते वक्त ये लगने वाली, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ओके। उसके बाद में ये दिया हुआ है कि इन्होंने की साइन जो है कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें वहां पे अपलोड करते वक्त वहां पे आपको, ओके। ये डिक्लेरेशन फॉर्म, इस टाइप का डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लिखना है ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर, फाइन। उसको स्कैन करना है और उसकी साइज वगैरह आपको वहां पे बनानी लेनी है। ऑनलाइन पेमेंट के बारे में उन्होंने दिया है, ये पेमेंट उन्होंने दिया, ये फीस उन्होंने दिया है कि SC ST PWBD के लिए जो है 175 रुपीज और 850 रुपीज अदर, मतलब OBC और जनरल के लिए। उसके बाद में दिया प्रोसीजर ऑफ अप्लाई ऑनलाइन, तो इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसके बारे में वीडियो बना लूंगा आपके लिए, अपलोड कर दूंगा, ओके। ये मोड ऑफ पेमेंट के बारे में उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, ओके। ये सब इंफॉर्मेशन जब भी आप फॉर्म भरते हो तो ओके। एक बात यहाँ पे उन्होंने देखी है, मल्टीपल अटेंडेंस और अपीयरेंस इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू विल बी समराइज रिजेक्टेड द कैंडिडेट कैंसल्ड, ओके। आपको एक ही एग्जाम तो मल्टीपल टाइम आप देते नहीं हो, बट उन्होंने दिया हुआ है अगर होता है
और ये 6th पॉइंट उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि नॉट मोर देन 1 एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। आपको एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करनी है, एक ही फॉर्म करना है, वो सोच समझकर उसको फिल करिए। ओके, पहले उसको 2 बार सोचिए, 3 बार सोचिए आपको क्या क्या वहां पे बराबर डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद में उसको आपको सबमिट करना है, राइट। जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया कि आप वहां पे सेंटर चेंज नहीं कर सकते, आपका फोटो चेंज नहीं कर सकते, आपका सिग्नेचर वहां पे एक बार सबमिट होने के बाद में कुछ भी सबमिट नहीं कर सकते, आपकी कैटेगरी वहां पे चेंज नहीं कर सकते सबमिट होने के बाद में, ये सारी चीजें। ओके, उन्होंने दिया है कि इनके सब मल्टीपल एप्लीकेशन, अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन कोई करता है तो देखिए जो लास्ट वाली कंप्लीटेड एप्लीकेशन होंगी उसकी, तो वही वो लोग जो है कंसिडर करेंगे, राइट, विल बी फॉरफिटेड। यहाँ पे दिया है जो आपकी लास्ट वाली एप्लीकेशन होंगी वो उसको ही वो जो है कंसिडर करेंगे। फाइन, ये सब उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटीमेशन विल बी सेंड थ्रू ईमेल और एसएमएस फॉर द आईडी मोबाइल नंबर, जो भी जो है आपका आप वहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह जो है एंटर करेंगे उसके हिसाब से। तो फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे लेके नहीं जानी है, इसको ध्यान में रखिए। अगर आप ये लेके जाते हो तो ये आपको बाहर निकाल के रखनी पड़ेगी, तो उससे अच्छा है आप लेके ही मत जाओ ना, राइट। वहां पे बाहर निकाल के रखने से अच्छा है ये सब चीजें आप वहां पे लेके ही नहीं जाइए, पढ़ लो आप क्या क्या चीजें उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, राइट। ये वॉच वगैरह, कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं लेके जा सकते, गॉगल, हैंडबैग, पिन, ईयर, आप वहां पे एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, ये ध्यान में रखो। फाइन, नेक्स्ट, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, मतलब यहाँ पे अगर आपको कोई कॉपी वगैरह करके पकड़ा गया, मतलब किसी ने कहीं पे लिख के वगैरह लाया, तो वो बहुत बड़ी सजा यहाँ पे है। फाइन, तो पूरा आपको पढ़ाई करके पूरा एकदम परफेक्ट होके वहां पे एग्जामिनेशन जो क्रैक करने के लिए जाना है, राइट। कोई आप वहां पे चिट्ठी मत लेके जाओ, कुछ लिख के मत लेके जाओ। अगर आप ऐसा करते तो बहुत बड़ी वहां पे सजा आपको दी जा सकती है। फाइन, हो सकता है वो फर्दर एग्जामिनेशन में आपको बैन कर दे, तो कुछ भी आपको हाथ में वगैरह लिख के नहीं लेके जाना है, ये इसका ध्यान में रखो, ये सब पढ़ लो, राइट। मिसबिहेव भी नहीं करना है वहां पे। ओके, ये जो है वहां पे दिया हुआ है, अगर कोई मिसबिहेव करता है, मतलब वहां पे किसी के साथ जो वहां पे इंस्ट्रक्टर वगैरह रहते हैं उनके साथ अगर मिसबिहेव वगैरह करते हो, किसी पे चिल्लाते हो, तो आपको वहां से जो है आपको परमिट नहीं किया जाएगा, राइट, वो एग्जामिनेशंस को अपीयर होने के लिए। तो इसका ध्यान रखिए। कॉल लेटर्स वगैरह जो है आपके बता दिए मैंने आपके ये सब चीजें, तो ये अनाउंसमेंट उन्होंने दिया हुआ है। फाइन, डायरेक्टर, आईबीपीएच के डायरेक्टर 4 अगस्त को ये उन्होंने डिस्क्लेमर लिखा हुआ है। फाइन, ये जनरल होता है। उसके बाद में इन्होंने जो है वैकेंसीज दी हुई है, ये जो 11 बैंक मैंने आपको बताई हुए हैं उनके वैकेंसीज देखिए। यहाँ पे कुछ जगह पे ये 0 वैकेंसीज दी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे फिल नहीं होंगे वैकेंसीज। कुछ जगह पे यहाँ पे एनआर दिया हुआ है, मतलब नॉट रिपोर्टेड दिया हुआ है, तो रिपोर्ट तो करते हैं, मतलब ये फिलहाल उन्होंने ये जो बैंक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनकी एससी एसटी के जो है सभी नॉट रिपोर्टेड इन्होंने किया है, तो इसका मतलब है कि इन्होंने सबमिट नहीं किया हुआ है, राइट। जब भी आईपीएस ने इनसे मांगा जितने भी वैकेंसीज सबमिट करो, तो इन्होंने इस बैंक ने सबमिट नहीं किया होगा, तो यहाँ पे एनआर लिख के ये आ गया है। तो आगे में जब भी आपको वहां पे अलॉटमेंट देंगे तो उस टाइम पे ये सभी फिल किए जाते हैं वैकेंसीज, राइट। तो इसका आप टेंशन मत लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हो 1167 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है, अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है। उसके बाद में ये प्रिलिमिनरी एग्जाम सेंटर्स मेंशन किया हुआ है, तो आपके स्टेट के हिसाब से इसको आप देख लेना वीडियो को पॉज करके। हाँ, ये स्कैनिंग हम अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स है, थंब इम्प्रेशन वगैरह, ये उस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ये सारी डायमेंशन, ये जो चीजें हैं, राइट, जो है आपको यहाँ पे साइन इस डायमेंशन में चाहिए, इस साइज में चाहिए, तो उसके बाद में लेफ्ट थंब इस डायमेंशन में चाहिए, ये सब रेडी करके आपको वहां पे अप्लाई कर लेना है एग्जामिनेशंस को, राइट। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें, राइट। तो ये सब बातें थी।
IBPS PO प्रिलिमिनरी PO की जो नोटिफिकेशन था उसके बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। मतलब मुझे भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इतनी मेहनत मैं आपको आपके लिए जो करता हूँ और करता रहूंगा आगे में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मैं जल्दी आपको नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।